आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। अखिलेश बोले सियासत करने की जगह डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ करें, मायावती ने उठाए सवाल। वायनाड लैंडस्लाइड, 4 दिन बाद बचाए गए 4 आदिवासी बच्चे, रेस्क्यू टीम ने हथेली में भरकर पानी पिलाया। अयोध्या रेप केस पर आया सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, दोहराई अखिलेश यादव की मांग। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है, डिप्टी सीएम फडणवीस पर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी। उद्धव बोले अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली के वंशज, भाजपा पावर जिहाद कर रही। मोसाद का दिमाग और ईरानी एजेंटों का साहस, इस्माइल हानिया को कैसे मारा गया। ईरानी एजेंट्स ने ही कार्रवाई, हानिये की हत्या, इंटेलिजेंस अफसर समेत 24 गिरफ्तार। एसबीआई का पहली तिमाही में मुनाफा 1% बढ़कर 17,035 करोड़। बिग बॉस से निकलते ही कृतिका मलिक ने पायल के तलाक वाले बयान पर किया रिएक्ट, कहा 2 दिन तक ब्रेकडाउन रहा। और वेरोनिका से उस सूट ऑफ की कहानी जहां चूक गई मनु, 8 सीरीज के बाद स्कोर बराबर थे। अयोध्या दुष्कर्म मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मामले में सियासत करने की जगह आरोपी का डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ किया जाए। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपकी सरकार में कितने हुए थे ये भी बताएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर कहा कि जो भी आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट करवाकर इंसाफ किया जाए, ना कि आरोप लगाकर सियासत की जाए। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार करते हुए उनसे पूछ लिया कि सपा सरकार में कितने डीएनए टेस्ट करवाए गए थे। अखिलेश यादव के बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए उस भाषण के कई दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने सपा को अपराधियों का संरक्षक बताया था और हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई करने की बात दोहराई थी। शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। जांच में पता चला कि आरोपी ने यह बेकरी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई थी। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भी अयोध्या पहुंचे और मामले में अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि वो अब तक इस मामले में चुप क्यों है, आरोपी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला है। इसके बाद अखिलेश ने एक्स पर बयान दिया है कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के अंदर ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों का रेस्क्यू किया। बच्चे 1 से 4 साल के हैं। पनिया समुदाय का यह आदिवासी परिवार पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा था। कलपेट्टा रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर हसीस ने बताया, हमने गुरुवार को मां और 4 साल के बच्चे को जंगल के पास भटकते देखा। पूछताछ में उसने अपना नाम शांता बताया। उसने कहा कि वे लोग चूड़लमाला के एराटू कुंडू ऊरू में रहते हैं। उसके 3 और बच्चे, उनके पिता भूखे प्यासे पहाड़ी पर एक गुफा में फंसे हैं। हसीस ने यह भी बताया, वायनाड में लैंडस्लाइड वाले दिन शांता अपने बच्चे के साथ जंगल में दिखी, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ घूम रही है। हमें पता था वे भूखे थे और जंगल में अंदर जाने की तैयारी में थे। 2 दिन बाद वे लोग फिर दिखाई दिए। इस बार वे हमें देखकर भागे नहीं। उनकी हालत भूख से खराब हो चुकी थी।
पूछने पर शांता ने बताया कि उसका परिवार पहाड़ी पर एक गुफा में फंसा हुआ है। हमने 4 लोगों की टीम बनाई। भारी बारिश के बीच फिसलन भरी और खड़ी चट्टानों से होकर टीम ने 8 घंटे की कोशिश के बाद इन्हें निकाला। फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ने के लिए पैरों से रस्सियां बांधनी पड़ी। जब हम गुफा के पास पहुंचे तो 3 बच्चे और एक शख्स वहां बैठे हुए थे। हमने उन्हें अपने पास बुलाया, वे सामने नहीं आ रहे थे। काफी समझाने के बाद उनके पिता हमारे साथ आने के लिए राजी हो गए। हमारे पास सिवाय रस्सी के कुछ नहीं था। एक चादर के 3 टुकड़े करके हमने बच्चों को अपनी शरीर से बांध लिया और वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। कैंप तक आने में करीब 4.5 घंटे लग गए। अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी मोईद खान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, जहां तक इस घटना का सवाल है, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं, उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अयोध्या रेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बीजेपी की तरफ से उठाए गए तस्वीर के मुद्दे पर अवधेश प्रसाद ने कहा, रोज कम से कम 500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम फोटो को कैसे नकार सकते हैं। अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी मोईद खान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, जहां तक इस घटना का सवाल है, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं, उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए कि किसी भी दबाव में ना आकर दूध का दूध और पानी का पानी अलग करें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। इसके साथ ही उद्धव ने गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताया। अब्दाली ने पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हराया था। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। उद्धव इसी तंज का जवाब दे रहे थे। 21 जुलाई अमित शाह उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए जीवन दान मांगा था। औरंगजेब फैन क्लब क्या है? जो 26/11 के आतंकी हमले के दोषी कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, जो जाकिर नाइक को शांति दूत पुरस्कार देते हैं, जो पीएफआई का समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे को इन लोगों के साथ बैठने में शर्म आनी चाहिए। महाविकास अघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब है या भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उद्धव ठाकरे इस फैन क्लब के लीडर हैं। यह फैन क्लब महाराष्ट्र और भारत को सुरक्षित नहीं रख सकता है। सबकी सुरक्षा सिर्फ भाजपा कर सकती है। महाविकास अघाड़ी औरंगजेब फैन क्लब है या भारत की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान और हमास ने इस हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजरायली सरकार इस पर चुप है। इस बीच द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इजरायली की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक खास ऑपरेशन चलाकर तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा है। इसमें ईरान के कुछ सुरक्षा अधिकारी भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। तेहरान में जिस इमारत में इस्माइल हानिया रुके हुए थे, उसमें बम लगाने के लिए मोसाद ने ईरानी सुरक्षा एजेंटों को अपने साथ शामिल किया था। रिपोर्ट कहती है कि हानिया को ईरान में मारे जाने की योजना मोसाद काफी समय से बना रहा था। इसी साल मई में हानिया पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। इस दौरान भी हानिया की हत्या का प्लान बनाया गया था, लेकिन योजना सफल नहीं हो
सकी थी। टेलीग्राफ से बात करने वाले 2 ईरानी अधिकारियों ने कहा कि भारी भीड़ के कारण हानिया को मारने का ऑपरेशन रद्द कर दिया गया था। इस ऑपरेशन के बदलाव करते हुए अगले मौके की तलाश की गई। ये मौका हानिया के ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचने पर मिला। मास चीफ इस्माइल हानिये की मौत के मामले में ईरान ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ईरान के कई इंटेलिजेंस अफसर, सैन्य अधिकारी और गेस्ट हाउस का स्टाफ शामिल है। यह वही गेस्ट हाउस है जहां हानिये पर हमला हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के हानिये की सुरक्षा में चूक को देखते हुए यह गिरफ्तारियां की हैं। दरअसल हानिये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। वह जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की सेना IRGC के पास रहती है। वहीं ब्रिटिश हाउस द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि हानिये को मारने के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का अप्रैल-जून तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 1% बढ़कर 17,035 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 16,884 करोड़ रहा था। वहीं तिमाही आधार पर भी बैंक का नेट प्रॉफिट 17.69% गिरा है। पिछली तिमाही में बैंक का मुनाफा 20,698 करोड़ रुपए रहा था। SBI ने शनिवार को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए गए हैं। बैंक की टोटल इनकम 13.55% बढ़ी। वहीं जून तिमाही में बैंक की टोटल इनकम यानी आय सालाना आधार पर 13.55% बढ़कर 1,22,687 करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,08,038 करोड़ रुपए रही थी। वहीं तिमाही आधार पर बैंक की इनकम 4.45% घटी है। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.71% बढ़ी। जून तिमाही में SBI की नेट इंटरनेट इनकम यानी शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 5.71% बढ़कर 41,125 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की समान तिमाही में ये 38,950 करोड़ रुपए रही थी। बिग बॉस OTT 3 से एलिमिनेट होने के बाद अरमान मलिक से उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने तलाक का ऐलान किया था। इस बात की खबर अरमान मलिक और कृतिका मलिक को बिग बॉस के घर में हुई थी। उस वक्त दोनों हैरान रह गए थे। अब बिग बॉस से निकलने के बाद कृतिका मलिक ने पायल के तलाक के वाली बात पर रिएक्शन दिया है। विवादित शो बिग बॉस OTT 3 में अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक को बहुविवाह के लिए बहुत ट्रोल किया गया था। जब पायल शो से एलिमिनेट हुई और बाहर गई तब उन्हें बहुत नफरत मिली। सिर्फ पायल ही नहीं बल्कि उनके चारों बच्चों को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इस बात ने पायल को अंदर से हिला कर रख दिया था। वह बार बार ट्रोल्स को जवाब दे रही थी और अपना हाल बता रही थी। एक ब्लॉग में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वह अरमान से तलाक ले लेंगी और अपने तीनों बच्चों के साथ उनका घर छोड़ देंगी। 8 सीरीज के बाद मनु 28 अंक के साथ हंगरी की वेरोनिका मेजर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर थी। इसके बाद शूट ऑफ में मनु 5 में से 3 निशाना ही लगा सकी, जबकि मेजर ने 4 सटीक निशाने लगाए। इस तरह मनु पदक से चूक गई। भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर पदक से चूक गई हैं। वह महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। वहीं इस स्पर्धा में कुल 10 सीरीज के शॉट्स लगाए जाने थे। एक सीरीज में कुल 5 शॉट्स थे। 3 सीरीज के बाद एलिमिनेशन का दौर शुरू हुआ। मनु 8 सीरीज के बाद 28 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रही, यानी 40 में से मनु के 28 शॉट्स ग्रीन हुए, बाकी निशाने पर नहीं लगे। 8वीं सीरीज में उनके और चौथे स्थान पर मौजूद हंगरी की वेरोनिका मेजर के बीच लड़ाई थी। इस सीरीज में मनु 3 शॉट चूक गई, जबकि वेरोनिका ने 2 शॉट मिस किए और 3 शॉट्स
निशाने पर लगे। 8 सीरीज के बाद मनु 28 अंक के साथ हंगरी की वेरोनिका मेजर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर थी। इसके बाद शूट ऑफ में मनु 5 में से 3 निशाना ही लगा सकी। इस तरह मनु पदक से चूक गई। वेरोनिका ने कांस्य पर कब्जा जमाया। दक्षिण कोरिया की जिन यांग ने स्वर्ण और फ्रांस की कैमिली ने रजत पदक जीता। 10 सीरीज के बाद दोनों का स्कोर 37-37 था। फिर दोनों के बीच शूट आउट हुआ, जिसमें जिन ने चारों शॉट्स निशाने पर लगाए, जबकि कैमिली का सिर्फ एक शॉट निशाने पर लगा।